नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस और स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। क्या क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं मेडिकल प्रोफेशन में या नर्सिंग प्रोफेशन में, और क्या हम सेफ्टी मेजर्स अपनाते हैं जिनको कि हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। द CDC मीन्स द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये एक संस्था है जो कि डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का सेंटर कहलाती है। द CDC गाइडलाइंस रिवाइज्ड इन 1966 फॉर आइसोलेशन प्रिकॉशंस इन हॉस्पिटल्स। तो इनकी जो CDC की गाइडलाइन है वो रिवाइज हुई 1966 में। किससे रिलेटेड? हॉस्पिटल में आइसोलेशन प्रिकॉशंस क्या क्या रखें उससे रिलेटेड। द गाइडलाइन अप्लाई टू these guidelines apply to blood, all body fluids, नॉन इंटैक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये गाइडलाइन किससे रिलेटेड है? ब्लड से, ऑल बॉडी फ्लूइड्स और भी जो बॉडी में फ्लूइड्स हैं उससे, नॉन इंटैक्ट स्किन प्रॉपरली उसकी इंटैक्ट नहीं है, कुछ न कुछ घाव वुंड या कुछ लेसरेशन टाइप, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इन सब से रिलेटेड है। पहला है क्लीन योर हैंड बिफोर पेशेंट कॉन्टैक्ट। जब भी आप पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आएँ तो पहले अपने हैंड को क्लीन करें। क्लीन हैंड बिफोर एनी एसेप्टिक टास्क। कोई भी एसेप्टिक टास्क आप कर रहे हैं तो उसमें आप क्लीन हैंड करें। क्लीन हैंड इमीडिएटली आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। कोई भी बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर होता है तो उसकी इमीडिएटली आफ्टर हैंड क्लीन करें। क्लीन हैंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट एंड क्लीन हैंड आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट सराउंडिंग। कोई भी पेशेंट के यूज़ में जो चीज़ें आ रही हैं या उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे कॉन्टैक्ट के बाद भी हैंड को क्लीन करें। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इन मेडिकल असेप्सिस एंड सर्जिकल असेप्सिस। सर्जिकल कोई भी चीज़ हो रही है प्रोसीजर या मेडिकली हो रही है तो उसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या क्या होंगी? तो ये होंगी हैंड वॉशिंग, gowning, gloving, mask, protective eyewears and cap, डिस्पोजिंग ऑफ कंटामिनेटेड इक्विपमेंट। जो भी कंटामिनेटेड इक्विपमेंट है उनका डिस्पोज करना, डबल बैगिंग एंड शू कवर। तो ये सब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होंगे किस किस में? मेडिकल असेप्सिस और सर्जिकल असेप्सिस में। हैंड वॉशिंग करना, गाउनिंग गाउन पहनना स्टेराइल, ग्लव पहनना स्टेराइल, मास्क, प्रोटेक्टिव आईवियर, कैप्स, डिस्पोजिंग ऑफ कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स, डबल बैगिंग एंड शू कवर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैंड वॉशिंग के बारे में। CDC रिकमेंड एटलीस्ट 10 सेकेंड यूजिंग सोप। इन्होंने रिकमेंड किया है कि सोप का यूज़ करके एटलीस्ट 10 सेकेंड तक हैंड वॉशिंग करें। ये इस टाइप की होती हैं, हैंड वॉशिंग विद प्लेन सोप एंड रनिंग वाटर। हैंड वॉशिंग किससे करें? प्लेन सोप से और रनिंग वाटर में। सेकेंड है हैंड वॉशिंग विद एंटीसेप्टिक सोप एंड रनिंग वाटर। एंटीसेप्टिक सोप का यूज़ करें एंड एल्कोहल हैंड रब। तो इस तरह से ये कितनी टाइप की हो गई? 3 टाइप्स। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। इंडिकेशंस क्या होंगी? परफॉर्मिंग इन्वेजिव प्रोसीजर। कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि IV कैनुलेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी IND कर रहे हैं, तो इन सब में जो भी इन्वेजिव प्रोसीजर हैं, कोई कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो उनमें ये हैंड वॉशिंग होती है। ICU में और OT में होती है। पर्टिकुलर ससेप्टिबल पेशेंट, ऐसा कोई पेशेंट है जो कि ससेप्टिबल है तो उसमें इनएनिमेट सोर्सेज हैं कोई भी, जैसे कि कोई यूटेंसिल यूज़ कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा है तो उससे पहले यूरिन मेजरिंग डिवाइसेस हैं उनमें बिफोर एंड आफ्टर ग्लविंग, ग्लव पहनने से पहले और ग्लव पहनने के बाद में। तो ये सब हैं इंडिकेशन ऑफ हैंड वॉशिंग। तो एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। परफॉर्मिंग इन्वेजिव प्रोसीजर, ICU, OTs, पर्टिकुलर ससेप्टिबल पेशेंट, इनएनिमेट सोर्सेज, यूरिन मेजरिंग डिवाइसेस, बिफोर एंड आफ्टर ग्लविंग। नेक्स्ट आता है ग्लविंग। ग्लविंग क्या होगा? इसमें सर्जिकल ग्लव्स पहनने हैं, सिंगल यूज़ एग्जामिनेशन ग्लव्स। कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें केवल एग्जामिनेशंस ग्लव्स से ही एग्जामिनेशंस कर सकते हैं, जैसे कि PR या फिर किसी चीज़ को हम एग्जामिन कर रहे हैं। यूटिलिटी ग्लव्स, हैवी ड्यूटी हाउस होल्ड ग्लव्स, डबल ग्लविंग, वियर 2 सर्जिकल ग्लव्स। डबल ग्लविंग
में क्या होता है, 2 सर्जिकल ग्लव्स पहनते हैं। तो इस तरह से ग्लविंग में आ गया सर्जिकल ग्लव्स, सिंगल यूज एग्जामिनेशन ग्लव्स, यूटिलिटी ग्लव्स एंड डबल ग्लविंग। नेक्स्ट आता है मास्क एंड प्रोटेक्टिव आई वियर। मास्क पहनना, प्रोटेक्टिव आई वियर पहनना। चेंज आफ्टर 20 to 30 मिनट ऑफ इफ इट बिकम्स मॉइस्ट। 20 से 30 मिनट बाद इसको चेंज कर लें क्योंकि ये क्या हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है गाउनिंग। इसमें भी कोई भी प्रोसीजर हो रहा है उसमें गाउन पहनना। डिस्पोजिंग ऑफ कंटामिनेटेड इक्विपमेंट, जो भी कंटामिनेटेड इक्विपमेंट हैं जो कि दूषित हो गए हैं किसी प्रोसीजर के दौरान, उनको डिस्पोज करना। इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, पहला डिकंटामिनेशन, दूसरा क्लीनिंग करना, तीसरा आइदर स्टरलाइजेशन और हाई लेवल डिसइंफेक्शन, और फोर्थ है स्टोरेज। तो ये इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग में स्टेप्स आते हैं। उसमें डिकंटामिनेशन करना पहले उनको, फिर साफ़ करना, फिर उनको स्टरलाइजेशन या फिर हाई लेवल डिसइंफेक्शन पे भेजना, और फिर स्टोरेज करना। डिकंटामिनेशन में क्या है, जैसे कि 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में सोक करना, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो ये डिकंटामिनेशन हो गया, 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में सोक करना 10 मिनट के लिए। क्लीनिंग, स्क्रबिंग विद ए ब्रश, ब्रश से स्क्रब करना। डिटर्जेंट एंड वाटर टू रिमूव ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, उसको साफ करना। नेक्स्ट आता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या है, बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए बॉईल करना। देन फ्यूमिगेशन और गैस स्टरलाइजेशन, ये किससे होता है, एथिलीन ऑक्साइड या फिर फॉर्मेल्डिहाइड से। फ्यूमिगेशन और गैस स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से सूटेबल फॉर सॉलिड्स के लिए, फाइन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ग्लासेस के लिए, मेटल्स के लिए एंड निडल्स के लिए, होलो निडल्स के लिए। नॉट सूटेबल फॉर रबर, प्लास्टिक। ये जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है वो रबर और प्लास्टिक के लिए नॉट सूटेबल होता है, और सूटेबल होता है किसके लिए, सॉलिड के लिए, फाइन इंस्ट्रूमेंट के लिए, ग्लास, मेटल एंड होलो नीडल्स के लिए। देन आता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन क्या है, इसमें 128 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, प्रेशर है 151 पाउंड्स पर इंच एट 15 मिनट। देन है स्टरलाइजेशन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें आता है गामा रेडिएशन। नेक्स्ट आता है डिसइंफेक्शन, जिसमें कि हाई लेवल डिसइंफेक्शन और लो लेवल डिसइंफेक्शन दो आते हैं। इसमें सेवलॉन 1:100 किसके लिए यूज़ होता है, वुंड के लिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड 3 से 5% वुंड के लिए यूज होता है। एल्कोहल और स्प्रिट 70% प्री ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द स्किन। सर्जरी होने वाली है और स्किन को हम प्री ऑफ प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर 70% एल्कोहल या स्प्रिट यूज करते हैं। जेंशन वॉलेट, ये है पर्टेनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़, जो बॉडी कैविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है बीटाडीन 2% वुंड के लिए है। मर्क्यूरोक्रोम 2%, ये भी प्रिपरेशन ऑफ स्किन के लिए है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये रेशो है 1:5000, ये है माउथ वॉश के लिए और सिट्स बॉथ के लिए। नेक्स्ट आता है लाइसॉल और फिनॉल, ये है 1:100, ये मॉप्स के लिए, फ्लोर को और वॉल्स के लिए, फिनॉल और लाइसॉल। देन कार्बोलिक एसिड 0.1%, ये है इमरजेंसी डिसइंफेक्शन के लिए, कार्बोलिक एसिड 0.1%। तो इनको एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। ये है सेवलॉन 1:100 फॉर वुंड, हाइड्रोजन परऑक्साइड 3 to 5% फॉर वुंड, alcohol spirit 70% for pre or preparation of skin, gentian violet pertaining of body cavities, betadine 2% for wound, mercurochrome 2% for preparation of skin, KMnO4 1:5000 for mouthwash and sheets wash, Lysol and phenol 1:100 for mops, floors and walls, carbolic acid 0.1% for emergency disinfection. Then double bagging and shoe cover. नेक्स्ट है सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल
असेप्सिस में हम क्या करते हैं, सर्जिकल स्क्रब करते हैं, यूजिंग वेरियस सर्जिकल अटायर पहनते हैं, क्लाइंट प्रिपरेशन करते हैं, मेंटेनिंग स्टेराइल फील्ड, जहाँ पर भी सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ का जो फील्ड है वो स्टेराइल मेंटेन करते हैं, यूजिंग सेफ ऑपरेटिव टेक्निक्स। और कैसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, सेफ ऑपरेटिव। मैनेजिंग इंजरीज एंड एक्सपोजर इन हेल्थ केयर पर्सनल, तो जो हेल्थ केयर पर्सनल है उसके कोई इंजरी नहीं हो, एक्सपोजर नहीं हो, उसको मैनेज करना। तो वो कैसे मैनेज करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज फ्रॉम शार्प्स, जो शार्प्स हैं जैसे कि निडल है, ग्लासेस हैं, इनसे इंजरी को प्रिवेंट करना। हैंडलिंग शार्प्स, प्रॉपरली हैंडलिंग करना शार्प्स की। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यदि एक्सपोजर हो गया है निडल से या ग्लासेस से, तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट से, तो उसके एक्सपोजर के बाद में प्रोफाइलैक्सिस लेना। जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन लेना, HIV के लिए एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स लेना, जिडोविडिन लेना, ये जैसे भी प्रेस्क्राइब करें डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग लेना। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिसको कि हम बोलते हैं HAI। तो HAI इसको कंट्रोल करना। हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है इसके लिए, HAICC। हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है इसके लिए, HAICT। टीम कंसिस्ट ऑफ 3 पर्सनस, इसमें 3 पर्सन होते हैं। पहला है द इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है, हु इज़ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होगा वो कौन होगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा। देन इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टर होगी, देन ए क्लिनिशियंस होगा। नेक्स्ट आता है स्टेट लेवल हॉस्पिटल एसोसिएशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट लेवल पे हॉस्पिटल एसोसिएशन कंट्रोल बोर्ड, देन नेशनल हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन कंट्रोल बोर्ड, देन आइसोलेशन सिस्टम, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। देन आता है रोल ऑफ नर्सिंग स्टाफ। रोल ऑफ नर्सिंग स्टाफ क्या होता है इसमें, द सीनियर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो सीनियर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पार्टिसिपेटिंग इन द इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, वो पार्टिसिपेट करता है इन्फेक्शन को कंट्रोल वाली करने वाली कमेटी में। रिव्यू असेप्टिक नर्सिंग पॉलिसी, जो भी नर्सिंग पॉलिसीज़ हैं असेप्सिस से रिलेटेड उनको रिव्यू करता है। डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर नर्सेज, और उन जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए या जो असेप्टिक टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करने के लिए वो नर्सिंग ऑफिसर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करता है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन स्पेशलाइज्ड एरियाज सच एज OT, ICU एट्सेट्रा, तो जो स्पेशलाइज्ड एरिया हैं जहाँ पर के ऑपरेशन होते हैं, कोई प्रोसीजर होते हैं, या वल्नरेबल इंटेंसिव केयर होती है, वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि OT और ICU। द नर्स इन चार्ज ऑफ वार्ड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो नर्स इन चार्ज होती हैं वो वार्ड की, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, मेंटेनिंग द हाइजीन इन द वार्ड, वार्ड में हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन रहे। मॉनिटरिंग असेप्टिक टेक्निक्स, मॉनिटर करेंगी वो जो भी असेप्टिक टेक्निक्स उनके वार्ड में फॉलो हो रही हैं। इनिशिएटिंग पेशेंट आइसोलेशन, पेशेंट आइसोलेशन को इनिशिएट करना। लिमिटिंग द पेशेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्टिव विजिटर्स, जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको लिमिट करना जिससे कि इन्फेक्शन नहीं हो, पेशेंट को एक्सपोजर नहीं हो इन्फेक्शन से। नेक्स्ट आता है द नर्स इन चार्ज ऑफ इन्फेक्शन इज ए मेंबर ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करना। पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल, पर्सनल की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना। सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन, सर्विलेंस करना। डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़, और इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ का डेवलपमेंट करना। तो आज का हमारा टॉपिक था स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब